देखिए हम पढ़ रहे थे प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। इसमें हमने पहला मेथड पढ़ा था एल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल। ठीक, पहला मेथड ये पढ़ा था एल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल। ठीक है, दूसरा लिखो एल्काइल हैलाइड फ्रॉम एल्केन। एल्काइल हैलाइड फ्रॉम एल्केन, तो इसमें सॉल्यूशन में लिखो इट इज प्रिपेयर्ड बाय फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन। फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। ठीक, ब्रैकेट में लिखो ऑलरेडी डन इन प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। ऑलरेडी डन इन प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। ठीक, ये हम कर चुके हैं बहुत अच्छे से। फिर तीसरा एल्काइल हैलाइड फ्रॉम एल्कीन। तो पहला तरीका एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड्स टू एल्कीन। तो लिखो इट इज ऑलरेडी डन इन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ एल्कीन। It is already done in electrophilic addition reaction of alkene. दूसरा addition of HBr to alkene in presence of peroxide, तो ये भी already done। तीसरा allylic and benzylic substitution, ये भी लिख लो ऑलरेडी डन इन फ्री रेडिकल रिएक्शंस ऑफ एल्कीन। ऑलरेडी डन इन फ्री रेडिकल रिएक्शंस ऑफ एल्कीन। ठीक, इसका मैं एक एग्जांपल फिर से करा देता हूं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखो टॉलिन, बॉइलिंग टॉलिन या हीट ले लिया, बॉइलिंग Cl2 एक्सेस में हाई टेम्परेचर या फिर HNO, तो क्या होगा फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन। ये एक्सेस में तो ये हट जाएगा, ये बन जाएगा। इसको क्या बोलेंगे बेंजिल बेंजल बेंजोल, बेंजोल ट्राइक्लोराइड। अब इसमें देखो माइनस आई इफेक्ट है, तो ये क्या है मेटा डायरेक्टिंग फॉर EAS, मेटा डायरेक्टिंग फॉर EAS। ठीक, तो अब देखो अब यहां पर अगर Cl2 FeCl3 ले आओगे या Fe ले लोगे, तो ये दोनों क्या है लुईस एसिड कैटलिस्ट। ये मेटा डायरेक्टिंग है, तो एक और Cl आ जाएगा क्या यहां पर मेटा पर। कई बार क्या करते हैं इसकी रिएक्शन एक्वस NaOH से करा देते हैं। तो आपको पता है एक्वस NaOH एक्वस KOH से क्या होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहां हो जाएगी, यहां नहीं होगी, तो यहां पर 3 OH आएंगे। ये तो आएगा नहीं, OH OH OH, तो ये भी आपको करा चुका हूं। ये 2 OH से वाटर निकल जाएगा, ये बन जाएगा। ठीक है, और ये बनता कैसे है, पहले एक आता है, फिर दूसरा आता है, फिर तीसरा आता है, एक एक करके आता है, ये बनता है। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर नीट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर नीट एंड इंपॉर्टेंट फॉर जेईई मेंस। इसकी मुझे बड़ी उम्मीद है कि ये आएगा। ठीक है, इसलिए फिर से करा दिया मुझे। चौथा वेरी इंपॉर्टेंट हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन, ये भी करा चुका हूं लेकिन फिर से करा रहा हूं। हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन याद करो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में और एसीटोन में, जो कि क्या है पोलर एप्रोटिक। न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या होता था,
I माइनस Br माइनस Cl माइनस F माइनस तुम लेते भी नहीं है खैर, ठीक। और लीविंग एबिलिटी देखा जाए अगर, लीविंग एबिलिटी समझिएगा मेरी बात, तो भी यही अच्छा लीविंग ग्रुप भी है, समझे ना। अब समझिए, देखो जैसे ये RCl है, ठीक, मुझे RI बनाना है, ठीक है। अब देखो इस रिएक्शन में, हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन में क्या होता है, जैसे ये न्यूक्लियोफाइल है, ठीक, या मान लो Br माइनस, ये आया, इसने अटैक किया, ये निकल गया, सॉल्वेंट लेते हैं एसीटोन, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है SN2, तो ये निकल गया, ये बन गया, ठीक है। अब आज अकेला तो लोगे नहीं, मान लो क्या लोगे, NaI या KI, ठीक है, तो Na प्लस और Cl माइनस क्या बन गया, NaCl, ठीक। अब देखो ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल था, समझिएगा, तो ये फिर से इसने अटैक मार के इसको निकाल दिया, लेकिन ये अच्छा लीविंग ग्रुप भी है, समझो मेरी बात, तो Cl माइनस इस पे अटैक करके इसको फिर से निकाल भी सकता है। सोच के देखो, ज्यादा फर्क किस चीज का पड़ता है, कौन अच्छा लीविंग ग्रुप है। अगर ये अच्छा लीविंग ग्रुप है तो रिएक्शन आसानी से होगी, तो और मैंने आपको बताया लीविंग ग्रुप ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, तो ये देखो अब I माइनस ज्यादा स्टेबल होता है कि Cl माइनस, I माइनस देखा गया तो ज्यादा स्टेबल होता है, क्यों, क्योंकि ये देखो HCl HBr HI ये बेटर एसिड है, एसिडिक नेचर बढ़ता है, तो देखो इनके कॉन्जुगेट बेस, ये इनके कॉन्जुगेट बेस हो गए, ठीक। अब देखो ये स्ट्रॉन्गर एसिड है, तो ये और क्या हो गया, वीकर बेस, इन तीनों में ये वीकेस्ट बेस हुआ, क्योंकि ये क्या है, स्ट्रॉन्गर एसिड, जितना स्ट्रॉन्ग एसिड उसका बेस उतना ही वीक, तो ये क्या होगा, वीकेस्ट बेस। अगर ये हुआ वीकेस्ट बेस तो ये हुआ बेस्ट लीविंग ग्रुप, याद करो, वीकर बेसेस आर गुड लीविंग ग्रुप, वीकर बेसेस आर गुड लीविंग ग्रुप, समझे ना। तो कहने का मतलब ये है कि I माइनस ज्यादा स्टेबल होता है Cl माइनस से, तो Cl माइनस फिर से अटैक करके इसको हटा सकता है, क्योंकि ये अच्छा लीविंग ग्रुप है। तो हम क्या करें जिससे रिएक्शन हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली जाए, क्योंकि भाई ये भी तो हो सकता है कि भाई इधर से आया, चलो ठीक है, ये लो इक्विलिब्रियम बन जाएगा, ये अटैक मारेगा, ये निकलेगा, ये बनेगा, बोलो भाई है कि नहीं। तो ये आकर इसको भी हटा सकता है, ये आकर इसको भी हटा सकता है, तो हमें इधर ले जाना है, तो इधर कैसे ले जाओगे। अब देखो इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम में अगर अब जैसे मान लो ये NaCl बन गया सपोज, ठीक, तो इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड ले जाने का क्या तरीका होता था कि भाई इसकी कंसंट्रेशन कम कर दो। अब इसकी कंसंट्रेशन कम कैसे करोगे, इसकी कंसंट्रेशन ऐसे कम करोगे कि इसको लगातार निकालते जाओ, तो निकालोगे कैसे। अब देखो ये एक्वस फॉर्म में है, ये एक्वस फॉर्म में है, और एसीटोन में क्या होता है, इसकी NaCl इज इनसॉल्युबल या वेरी लेस सॉल्युबल, वेरी लेस सॉल्युबल, ठीक। NaCl क्या है, बहुत लेस सॉल्युबल है, तो ये बहुत लेस सॉल्युबल है, तो ये आ जाएगा प्रेसिपिटेट में, तो ये लगातार कम होता जाएगा, इसीलिए ये रिएक्शन क्या होगी, आगे आती जाएगी, ठीक है, इसीलिए ये रिएक्शन आगे आती जाएगी। अगर एसीटोन के अलावा तुम कोई भी सॉल्वेंट ले लो, जैसे वाटर ले लो, तो ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी, ये RBr भी बन जाएगा, क्यों नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये दोनों क्या है, सॉल्युबल हैं, तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड, तो सॉल्युबल है तो ये फिर से अटैक मार के इसको हटा देगा, तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड उसमें क्यों जाती है, क्योंकि ये दोनों क्या है, इनसॉल्युबल हो जाते हैं या वेरी लेस सॉल्युबल, तो ये निकलने लगते हैं, इसीलिए रिएक्शन फॉरवर्ड चली जाती है, ठीक है। अब जिसको ये इतना चीज नहीं समझ आई, बहुत सारी बातें इसमें मैंने लिंक की, तो बस ये याद रख ले कि इसको हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन बोलते हैं, या फिर इसको क्या बोलते हैं, फ्लिंकिस्टीन रिएक्शन। फ्लिंकिस्टीन रिएक्शन, इसको क्या बोलते हैं, फ्लिंकिस्टीन रिएक्शन, ठीक है, ठीक है।
तो ये जो है भाई निकल आई, इसको बोलते हैं फ्लिंकिस्टीन रिएक्शन या कांस्टेंट फ्लिंकिस्टीन रिएक्शन। हैलाइड एक्सचेंज या फिर तो ये दोनों हैलाइड एक्सचेंज होता है तो इसको क्या बोलते हैं, फ्लिंकिस्टीन रिएक्शन। ये होती क्यों है, क्योंकि ये इनसॉल्युबल हो जाता है। देखो रिएक्शन गोज फॉरवर्ड बिकॉज ये क्या है, ये सॉल्युबल है NaI या NaBr, ठीक है, और ये क्या है, लेस सॉल्युबल है, इसमें भी NaCl तो बनेगा। तो लिख लो कि दिस रिएक्शन goes in forward direction because this reaction proceeds in forward direction because one of the products bracket में लिखो NaCl is very less soluble in acetone, is very less soluble in acetone, so it goes out of the reaction medium। ये देखो रिएक्शन मीडियम में कौन है, ये एक्वस है तो ये रिएक्शन मीडियम में है, ये इनसॉल्युबल हो गए, ये सॉलिड बन गए तो ये रिएक्शन मीडियम से बाहर चले गए, ठीक है, रिएक्शन मीडियम, ठीक। So by Lee-Chatelier's principle, reaction goes in forward direction। लिख लेना, very important for board also, reaction goes in forward direction, ठीक है। एग्जाम्पल कराओ भाई, इसकी इथाइल क्लोराइड मतलब मिथाइल क्लोराइड और इथाइल क्लोराइड की कराओ। ठीक है, देखो मिथाइल क्लोराइड की कराओगे तो ये बनेगा, ठीक, ये बनेगा, ठीक है। एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, ये देखो ठीक है, ठीक, देखो वन मोर हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन इज स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन, इसको फिंगस्टीन रिएक्शन, इसको स्वार्ट्स रिएक्शन बोलते हैं। लिखो बाय दिस रिएक्शन एल्काइल फ्लोराइड्स आर प्रिपेयर्ड। ये देखो अब ये है डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, इसमें भी SN2 होती है, सॉल्वेंट वही SN2 वाले लेते हैं, ठीक है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट ले लेते हैं इसमें, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट याद करो, ये भी पढ़ा चुका हूं। अब ले लो AgF, HgF2, SbF3, ये सब ले लो, तो ये सब क्या देंगे, F माइनस देंगे, ठीक, तो ये आएगा, ये निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा, और इन सब की भी प्रेसिपिटेट बनेगी जो रिएक्शन को आगे ले जाएगी। ये स्वार्ट्स रिएक्शन है, ये 2 या 3 बार नीट में आ चुकी है और ये जेई में भी आ चुकी है, ठीक है। तो एल्काइल फ्लोराइड कैसे बनाते हैं, स्वार्ट्स रिएक्शन से, और कोई तरीका नहीं एल्काइल फ्लोराइड बनाने का।
फिर से लिखो नोट, एल्काइल फ्लोराइड्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन बिकॉज रिएक्शन बिकम्स एक्सप्लोजिव। ये देखो, ये निकलेगा, ये बन जाएगा। तो ये वैलिड है किसके लिए, Cl2 Br2 I2, ठीक। लेकिन अगर इसकी फ्लोरिनेशन के साथ कराओ तो रिएक्शन क्या हो जाती है, एक्सप्लोजिव, ठीक है ना। तो रिएक्शन क्या हो जाती है, एक्सप्लोजिव हो जाती है, ठीक है। तो इसीलिए ये फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन है, इससे एल्काइल फ्लोराइड नहीं बना सकते। ये ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं बहुत डिटेल में, ये भी पढ़ाया हुआ, ये भी पढ़ाया हुआ, सब पढ़ाया हुआ है। ये बस रिवाइज करा रहा था क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक तुमने रिवाइज कर रखा है तो तुम्हें पता होगा कि ये सब पढ़ाया जा चुका है। पांचवा, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, बोर्ड के लिए भी, जेई मेंस के लिए भी, नीट के लिए भी, हॉफमैन, नहीं हॉफमैन तो इसमें नहीं आएगी, नहीं देखो, ये वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, बोरोडीन हंस, ये बेटा यू बनाया है, 2 आई बनाए, उसके 2 डॉट बनाए हैं, ये जर्मन था, बोरोडीन हंस डिकर रिएक्शन, ठीक है। इसमें हम देखो क्या लेते हैं, सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, ये देखो, ये हमने क्या लिया है, सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, ठीक, सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। इसकी रिएक्शन Cl2 या फिर Br2, CCl4 नॉन पोलर सॉल्वेंट, रिफ्लक्स। तो देखो ये कैसी रिएक्शन है, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में क्या होता है, CO2 निकल जाता है, ठीक है। तो ये देखो बनेगा कैसे, हमें डिटेल में नहीं जाना, RCl या RBr बन जाएगा, इससे R एक Cl या एक Br प्लस CO2 प्लस एक Cl यहां आया, एक Cl इसके साथ, ठीक है। ये है क्या, बोरोडीन हंस डिकर रिएक्शन। एग्जाम्पल कराओ भाई, पहला इथाइल एसीटेट की कराओ, ठीक है, मतलब इथाइल एसीटेट बोल रहा हूं। सिल्वर एसीटेट की कराओ, सिल्वर बेंजोएट की कराओ, तीसरा सिल्वर एसीटेट हो गया, सिल्वर बेंजोएट हो गया, और सिल्वर सैलिसिलेट, सैलिसिलेट नहीं, सिल्वर प्रोपियोनेट कराओ भाई, 1 2 3, पॉज करिए, कराइए। ये देखो सबसे पहले सिल्वर एसीटेट की, ये हुआ सिल्वर एसीटेट, तो क्या बन जाएगा यहां पर देखो, ये बन जाएगा, ये R आएगा कि नहीं, ठीक। सिल्वर बेंजोएट की कराओ, कराओ फटाफट, देखो बेटा
ये हो जाएगा सिल्वर बेंजोएट। ठीक, ये ठीक है। अब बताओ ये CO2 निकालोगे तो ये क्या बन जाएगा? ये ठीक, सिल्वर प्रोपियोनेट तीसरा था, करो। अब भाई सिल्वर प्रोपियोनेट क्या होगा? प्रोपियो, देखो ये हो गया क्या, सिल्वर प्रोपियोनेट, ये आएगा। ये देखो ये बनेगा कि नहीं? ठीक, अब लिखो कि इन एनी डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन product has one carbon less than the reactant. In any decarboxylation reaction, product has one carbon less than the reactant. ठीक है, because one carbon is removed as CO2. One carbon is removed as CO2. देखो इसमें 3 कार्बन है, इसमें 2 ही है, तो कोई भी डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन लोगे एक तो कम हो ही जाएगा। ठीक, अब लिखो नोट, विद आयोडीन एस्टर इज फॉर्म। लिखो विद आयोडीन रिएक्शन टेक्स प्लेस डिफरेंटली and instead of alkyl halide ester is formed। ये देखो जैसे इसकी कराओगे ये बन जाएगा एस्टर, ये ग्रुप को एस्टर बोलते हैं। तो ये देखो ये वाला R लो, इधर लगाओ, एस्टर बनाओ, प्लस CO2 प्लस AgI। सर ये CO2 कहां से निकला? अरे ये 2 मॉलिक्यूल लिए ना, इसीलिए देखो 2 AgI बनेगा। ठीक है, इसकी स्पेलिंग में मुझे कंफ्यूजन है, बेराबॉन सिमोनिनी रिएक्शन बोलते हैं इसको, हालांकि इसका नाम कोई नहीं पूछेगा, ऐसे ही बता दिया। इस नेम इज नॉट इम्पोर्टेंट, लिख लो नेम इज नॉट इम्पोर्टेंट। ठीक है, चलो करो एग्जांपल 1। फिर से सिल्वर एसीटेट और सिल्वर प्रोपियोनेट I2 के साथ कराओ। कराओगे सिल्वर एसीटेट की कराओगे I2 के साथ, तो ये देखो ये R है तो बनाओगे क्या, RCOOR। ठीक, प्रोपियोनेट ये R है तो ये देखो ये बन जाएगा। ठीक, इसके 2 मोल रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है,
तो देखो ना, एक आर ये आया, एक मोल से एक और आर ये आया, एक से CO2 आया, एक से ये आया। देखो इसको अगर मैं शॉर्ट में लिखूं तो क्या लिखूंगा, देखो कि सिल्वर सॉल्ट, ठीक, सिल्वर सॉल्ट की रिएक्शन Cl2 या Br2 के साथ, ठीक, CCl4 रिफ्लक्स, RCl या फिर क्या हो जाएगा RBr, ठीक है, प्लस CO2 प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा AgCl, यहाँ पर क्या आ जाएगा AgBr। ये इसका नाम क्या था, बोरोडीन हुंस्टिकर, ठीक है। IO2 के साथ क्या हो जाता है सिल्वर सॉल्ट का, ये देखो उसके 2 मोल रिएक्ट करेंगे, CCl4 रिफ्लक्स, 1 मोल से ये उठा लो सीधा सीधा, दूसरे मोल से एक आर निकाल लो, क्या बन जाएगा एस्टर, प्लस CO2 प्लस 2 मोल्स Ag, ठीक। ये बोरोडीन हंसडिकर है और ये सिमोनेनी बारी बोरी कुछ रिएक्शन है, ठीक है, बिन्ना बॉम सिमोनेनी रिएक्शन, ठीक है, नाम इज नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक। अब इसमें देखो प्रोडक्ट हैज 1 कार्बन लेस, इसमें भी देख लो प्रोडक्ट हैज 1 कार्बन लेस, अगर इसका 2 मिल लोगे तो किसी भी डीकार्बोक्सिलेशन में जो प्रोडक्ट होता है उसके पास एक कार्बन कम होता है, ठीक है। तो देखो ये टॉपिक तो हो गया। अब डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस लिखो, नोट कि डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। अब देखो छोटी सी हेडिंग डालो इसलिए, समरी ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस, समरी ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस। देखो पहला हमने क्या पढ़ा था, पहली हमने पढ़ी थी सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। तो देखो पहला क्या था, एल्कीन के प्रिपरेशन में पढ़ा था, ए डीकार्बोक्सिलेशन इन प्रेजेंस ऑफ सोडा लाइम। मैं सीधे सीधे यहीं लिख देता हूं, ये देखो सोडियम सॉल्ट था, इसकी NaOH प्लस CaO के साथ इसको हीट करो, ये क्या है सोडा लाइम, ठीक है। तो क्या बन जाएगा सीधे सीधे RH, यहां से R और यहां से H, प्लस ये CO2 निकलेगा, ठीक, और यहां से ये निकलेगा NaO, तो क्या बन जाएगा Na2CO2। तो 1 कार्बन लेस है इसके पास क्योंकि डीकार्बोक्सिलेशन हो गया, ठीक है। लिखो इसका नाम क्या था, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। दूसरा कोलबेज इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस, दूसरा लिखो कोलबेज इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस। इसमें क्या होता था, ये देखो सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड लेते थे, वाटर लेते थे, इलेक्ट्रोलिसिस कराते थे, याद है, ये फ्री रेडिकल बनता था, तो क्या बन जाता था इसे RR, सिमेट्रिकल एल्केन, ठीक, प्लस CO2 प्लस हाइड्रोजन प्लस NaOH। तो ये देखो सिमेट्रिकल एल्केन, ठीक है। ये कहां पे बनेगी, एनोड पर, ये कहां पर बनेगी, कैथोड पर। ये क्या था, रिमेनिंग इन सॉल्यूशन, ठीक। ये 2 पढ़ी हमने सोडियम सॉल्ट की, ठीक। तीसरी देखो बोरोडीन हंसडिकर रिएक्शन, लिखो सिल्वर सॉल्ट वाली जो अभी अभी पढ़ी। अच्छा इसमें वो भी लिख लो, पहले ये लिखी ना, अब इसके बाद लिख लो अगर हम ये 2 मिलके बनाए,
ये देखो, ये दोनों लोगे इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे तो क्या बन जाएगा, देखो ये आर आर बनेगा, आर आर डैश, फिर वही बात, आर आर डैश आर आर प्लस आर डैश प्लस CO2, ये कहां पे बन जाएगा, एनोड पर, H2 कहां पर बनेगा, कैथोड पर, और NaOH रिमेनिंग इन सॉल्यूशन। ठीक, तीसरा ये भाई बोरोडिन हुल्ज़िकर रिएक्शन लिखो, इसकी Cl2 या फिर Br2, CCl4 रिफ्लक्स, तो क्या बन जाता था, RCl या फिर RBr प्लस AgCl प्लस CO2। ठीक, और इसी की अगर I2 से करा दो, I2 से करा दो तो क्या बन जाएगा, एस्टर। एस्टर बन गया। ये 3 रिएक्शन हो गए डीकार्बोक्सिलेशन की, ठीक है। अभी 3 और हैं, तो मैं अभी थोड़ा सा हिंट देता हूँ जिससे आपको आगे आए, जब जब आएंगे मैं याद दिलाऊंगा। अब देखो डी, ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, ब्रैकेट में लिखो, वी विल स्टडी इन डिटेल इन एल्डिहाइड कीटोन। अब देखो कैल्शियम +2 होता है, ये तो माइनस, एक ही माइनस हुआ इसलिए ये हो गया, ठीक। इसका करा दो तुम ड्राई डिस्टिलेशन, तो क्या होगा, देखो CO बनाओ, ये R है, एक R इधर बनाया, एक R इधर बनाया, प्लस एक CO प्लस ये देखो एक C तो यूज हो ही गया, एक CO2 निकलेगा, वो कैल्शियम के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा, CaCO3। ये गिन लो कंपाउंड, मतलब ये देख लो 2 R हो गए, अरे ये देख लो ना, इसका मतलब क्या है, 2 R हैं, इसको ऐसे लिख लो, देखो ये दिखाई देता हूँ मेरे को, ये आयनिक बॉन्ड, ये देखो आयनिक बॉन्ड, ड्राई डिस्टिलेशन, ये देखो बन गया CaCO3, और ये कंबाइन हो जाते हैं। तो ये कठिन है देखने में, इसलिए ऐसे बना दिया। चलो ये लिखा है तो ये कर ही लो, ठीक है। रुको, ये हो गया, कैल्शियम एसिटेट की रिएक्शन कराओ। चलो एग्जाम्पल, कैल्शियम एसिटेट, तो कैल्शियम एसिटेट देखो ये हो गया, ठीक। तो ये R है, तो क्या बनाओगे, RCOR, ये बन जाएगा, ये क्या हमारा एसीटोन, ठीक है। अब फिर वही बात है, इसमें लिख लो, ये तो भाई सिमिलर, ये सिमेट्रिकल कीटोन है, तो लिख लो लाइक कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, like Kolbe electrolysis process, if we try to make unsymmetrical ketone
then yield will be less. Yield will be less because along with unsymmetrical ketone, symmetrical ketones will also be formed. अरे यार कोलवे जैसे ही हो जाएगा, ये देखो, गेस करके तुम खुद ही प्रोडक्ट बनाओ। ये देखो R लिया, R डैश लिया, ठीक, तुमने कराया ड्राई डिस्टिलेशन, हीट, तो तुम बनाना चाहते थे ये, भाई यहां से एक आर लिया, यहां से एक आर लिया, CO लगा के ये बन गया। अब बताओ तुम ये अनसिमेट्रिकल बनाना चाहते थे, और क्या क्या बन जाएगा इसमें, सोच के देखो जितना भी तक का आपका एक्सपीरियंस है। सिंपल सी बात है, इसके साथ ये भी बनेगा और ये भी बनेगा, ये दोनों बन गए। एग्जाम्पल के तौर पर कैल्शियम एसीटेट प्लस कैल्शियम प्रोपियोनेट, इनकी रिएक्शन करो, ये कैल्शियम एसीटेट है, ये कैल्शियम प्रोपियोनेट कराओ। देखो एक तो अनसिमेट्रिकल बनेगा, क्या ET लिख दे रहा हूं इसको, ठीक है, ये हो गया, एक हो गया ET, एक हो गया क्या ME, ये मिथाइल है ET, तो क्या बनेगा, सिंपल सी बात है, ये बनेगा, दूसरा ये बनेगा, तीसरा ये बनेगा, खत्म। तो ये तो हो गई सॉल्ट वाली रिएक्शन जिसमें डी कार्बोक्सिलेशन होता था। अब देखो अगला E, इसी को मैं लिख रहा था मोस्ट इंपॉर्टेंट, हॉफमैन ब्रोमाइमाइड रिएक्शन। एक हमने पढ़ा था हॉफमैन एलिमिनेशन, ये क्या है, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, ठीक, NaOH प्लस Br2, ठीक। अब Br2 की जगह यार Cl2 भी ले सकते हो, Br2 भी ले सकते हो, I2 भी ले सकते हो। जो हॉफमैन की ओरिजिनल रिएक्शन थी उसने Br लिया था, इसीलिए इसका नाम है ब्रोमाइमाइड। इसमें भी देखो डी कार्बोक्सिलेशन होता है, ये निकल जाता है, ठीक, और इससे देखो ये बन जाता है, ये क्या है 1 डिग्री अमाइन प्लस CO2, ठीक है। तो अब CO2 इसके साथ रिएक्शन करके क्या बना लेता है, Na2CO3 प्लस ये बचेगा, ये क्या बन जाएगा, NaBr, ठीक है ना। तो इसके पास भी क्या है, देखो डी कार्बोक्सिलेशन हुई तो 1 कार्बन लेस, डी ये CO2 इसके साथ रिएक्शन कर गई, ये बन गया, तो क्या हो गया, हॉफमैन ब्रोमाइड में 1 कार्बन लेस, ठीक। एग्जाम्पल के तौर पे कराओ भाई, इसका और इसका करो, भाई इसका कराओगे क्या बन जाएगा, ये बोलो भाई बन जाएगा कि नहीं। और इसका कराओगे
तो ये बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया हॉफमैन ब्रोमाइड। ये भी कैसी रिएक्शन है, डी कार्बोक्सिलेशन। एक और है बस डी कार्बोक्सिलेशन की, देखो डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ बीटा कीटो एसिड्स। बीटा कीटो क्या हुआ, ये अल्फा पोजीशन हुई है बीटा, बीटा पे कीटोन है, ये देखो ये हुआ बीटा कीटो एसिड। बोलो भाई है कि नहीं, है बीटा कीटो एसिड। तो हीट करने पे इट डीकार्बोक्सिलेट्स वेरी इजीली, तो ये CO2 निकल जाता है। वेरी इजीली। ठीक, एग्जाम्पल इसका करो, एग्जाम्पल 1। ठीक है, ये देखो बीटा कीटो एसिड है, इसमें ये बन जाएगा, ये देखो ये अल्फा ये बीटा, तो ये CO2 निकल जाएगा, समझे ना। तो मैं बोलूंगा फिर से अब इनकी एक और छोटा समरी बनाओ। अभी तक तुमने एग्जाम्पल भी किए, फिर से इनकी छोटी समरी बनाओ एक पेज पे, न्यू फ्रेश पेज पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, इनमें से एक रिएक्शन की गारंटी है, मतलब एटलीस्ट बोर्ड या फिर कंपटीशन में ये जो मैंने 6 रिएक्शन बताई हैं इसमें से एक जरूर आएगी, ये पक्की बात है कि डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन टीचर देता ही देता है। ठीक है, ठीक है भाई। अब देखो ये हो गया हमारा, ये हमने क्या पढ़ लिया, प्रिपरेशन। किसकी प्रिपरेशन, हमने पढ़ी प्रिपरेशन एल्काइल हैलाइड की। तो अभी हमारा ये 3 पार्ट थे पूरे चैप्टर में। एक क्या था, एल्काइल हैलाइड, एक था एराइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड, एराइल हैलाइड और क्लोरोफॉर्म। ठीक है, तो हमारा ये हो गया एल्काइल हैलाइड। अब हम ये करने जा रहे हैं एराइल हैलाइड। ठीक, तो पहला काम तो क्या करिए आप, अब आपको क्या करना चाहिए, कायदे से आपको कायदे से 5 से 6 पेज छोड़ देने चाहिए। इन 5-6 पेजेस में आपने क्या करना चाहिए, अभी तक हमने जितना पढ़ा है उसकी समरी बनानी चाहिए। अभी तक हमने जितना पढ़ा है उसकी समरी बनाओ, और जो प्रिपरेशन मैंने नहीं कराई अभी, जो मैंने बोल दिया ऑलरेडी डन, वो भी वहां से उठाओ हाइड्रोकार्बन से और समरी में इंक्लूड करो। 5 पेज का मतलब 6 पेज का मतलब 3 पेज, मतलब 6 साइड 3 पेज,
3 पेज मतलब आगे पीछे मिला के 6 साइड, ठीक है। तो अब 6 साइड छोड़िए, उसमें पूरी समरी बनाइए, अभी तक हमने जितना पढ़ा है, यही पढ़ने का तरीका है। और फिर आगे बढ़िए, हेडिंग डालिए पार्ट 2 एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड क्या होता है? हेलोजन इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद बेंजीन रिंग, ये होगा एराइल हैलाइड। हेलोजन इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद बेंजीन रिंग, ठीक है। जैसे ये देखो, सपोज ये क्या है? एराइल हैलाइड। और ये क्या है? एल्काइल हैलाइड। समझे ना फर्क? ये एराइल हैलाइड है और ये क्या है हमारा? एल्काइल हैलाइड। दिस इज एराइल हैलाइड, दिस इज एल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब इसमें भी दो चीजें होंगी ऑब्वियसली, एक प्रिपरेशन, एक प्रॉपर्टीज। तो हम पहले इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, क्योंकि प्रॉपर्टीज के जो कंसेप्ट हैं वो प्रिपरेशन में यूज होते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज लिख लो, उसके बाद हम करेंगे प्रिपरेशन। तो पहले लिखो प्रॉपर्टीज, ठीक। चाहो तो लिख लो, इन एराइल हैलाइड halogen is directly connected with, in aryl halide halogen is directly connected with क्या बोलते हैं, बेंजीन रिंग, ठीक है। तो अब देखो, इसकी प्रॉपर्टीज के पहले लिखना, जैसे RX हो गया एल्काइल हैलाइड, ये देखो इसको भी हम किसकी तरह ट्रीट करेंगे? एल्काइल हैलाइड की तरह। ये देखो है तो एलाइलिक, भाई देखो ये क्या है? बेंजाइल हैलाइड, है ना। ये कौन सा ग्रुप है? बेंजाइल। ये कौन सा ग्रुप है? एलाइल, एलाइल हैलाइड। तो इनकी क्या होती हैं? सिमिलर प्रॉपर्टीज, सिमिलर प्रॉपर्टीज, स्पेशली फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन। लिख लो, जैसे SN1 SN2 E1 E2 E1 CV, ठीक। और ये देखो, ये एराइल हैलाइड हो गया, ये विनाइल हैलाइड हो गया, ये क्या हो गया? एराइल हैलाइड। इनकी भी क्या होती हैं? सिमिलर प्रॉपर्टीज, स्पेशली फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। नहीं, मेन हम बोलेंगे सिमिलर प्रॉपर्टीज SN1 SN2 के लिए होती हैं। इसमें भी सिमिलर प्रॉपर्टीज स्पेशली फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। फिर लिख लो डिफरेंट फ्रॉम, इसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं किससे? डिफरेंट फ्रॉम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। तो क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों? ठीक है, तो लिखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, हेडिंग डालो पहले, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ, ऐसे लिखो, रुको रुको रुको, प्रॉपर्टीज ऑफ एराइल हैलाइड, ठीक है। प्रॉपर्टीज में लिखो टाइप 1, टाइप 1 में लिखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। देखो इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी? टाइप 1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, टाइप 2 रिएक्शन विद मेटल्स, टाइप 3 रिडक्शन, रिडक्शन ऑफ एराइल हैलाइड, ठीक है। तो ऑब्वियसली सबसे इंपॉर्टेंट यही है, इसी में टाइम लगेगा। ये तो 10-15 मिनट की हैं, मेन जो टाइम लगेगा वो इसी में लगेगा। तो हेडिंग डालो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस टाइप 1,
हेडिंग डालो टाइप 1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ एराइल हैलाइड। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ एराइल हैलाइड। ठीक, अब लिखो इसमें कि एराइल हैलाइड्स, लिखो एल्काइल हैलाइड्स आर वेरी रिएक्टिव फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, देखो न्यूक्लियोफाइल आया RX डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, ये निकल गया, क्या बन गया RNA। ठीक, रिएक्शन इजीली हो गई। बट इन एराइल हैलाइड ये रिएक्शन नहीं होती होती ही नहीं। तो क्वेश्चन है क्यों? तो लिखो एराइल हैलाइड डज नॉट गिव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। एराइल हैलाइड डज नॉट इजीली गिव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन like alkyl halide because of following reasons। पहला लिखो stronger bond due to sp2 hybridized carbon, less polarity of carbon halogen bond। तीसरा डबल बॉन्ड कैरेक्टर इन स्लाइड डबल बॉन्ड कैरेक्टर इन कार्बन हेलोजन बॉन्ड, स्लाइड डबल बॉन्ड कैरेक्टर इन कार्बन हेलोजन बॉन्ड due to resonance। ठीक, तो अब देखते हैं। देखो मेन रीजन ये होता है, पहला रीजन ये होता है मेन, फिर सेकंड रीजन मेन ये होता है, और ये सबसे बेकार रीजन होता है। ठीक है, अगर ऐसा समझिए अगर मैं MSc वालों को पढ़ाऊंगा या BSc वालों को पढ़ाऊंगा तो मैं ये रीजन बताऊंगा ही नहीं। लेकिन जनरली जो भी आप इंडियन बुक्स पढ़ेंगे, इंडियन बुक्स मतलब NCERT की बात नहीं कर रहा हूँ, इंडियन बुक्स जो आती हैं जैसे अरिहंत वरिहंत की आती हैं और दिशा विशा की आती हैं, और जितनी भी बुक्स आएंगी उसमें आपको मिलेगा कि ये सबसे बड़ा रीजन हाईलाइट कर देते हैं। ये गलत है। दिस इज नॉट द मेन रीजन, दिस इज द सबसे बेकार रीजन। मेन रीजन ये दोनों होते हैं। कायदे से तो मैं ये पढ़ाऊँ ही नहीं, लेकिन ये पढ़ाना पड़ता है क्योंकि ये बुक्स में दिया है, ऐसा समझ लीजिए इंडियन बुक्स में दिया है। ठीक है, तो इसीलिए ये मेन रीजन है, सेकंड रीजन ये, थर्ड रीजन ये। तो पहला रीजन अब डिटेल में पढ़ते हैं। लिखो स्ट्रॉन्गर कार्बन हेलोजन बॉन्ड ड्यू टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। ठीक है, अब ये देखो भाई एल्काइल हैलाइड में क्या होता है, ये sp3 होता है। ठीक, और इसमें देखो ये sp2 होता है कार्बन, है कि नहीं? तो खुद बताओ sp3 ऑर्बिटल बड़ी होती है, ठीक, ये दूर होती है। इसमें क्या होता है, लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक, ठीक है भाई। और ये देखो sp2 ऑर्बिटल छोटी होती है, ये पास होती है, इसीलिए इसमें क्या होगा, मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है कि नहीं?
इसमें हो जाएगा लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसमें हो जाएगा मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक, तो इसीलिए ये क्या है, वीकर बॉन्ड कैन ब्रेक वेरी इजीली, और ये क्या है, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। तो जैसा इसमें है वैसे ही इसमें भी है, देखो ये भी sp2 है, तो दोनों में ही एक ही बात है। ठीक है, ये हो गया। अब लिखो सेकेंड रीजन, पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड। तो खुद देखो भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है, sp' कार्बन की, उसके बाद sp2, उसके बाद sp3। ठीक है, sp' कार्बन की, उसके बाद sp2, उसके बाद sp3। ठीक, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर होता है। ठीक है, तो अब एक बात देखो, तो अगर ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ठीक है, तो इसकी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, इसकी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। अगर ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, लेस। तो क्या होगी, ये डेल्टा माइनस ज्यादा होगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ ज्यादा खींच लेगा। और यही अगर ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है तो ये बॉन्ड भी क्या होगा, छोटा होगा, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये बॉन्ड क्या होगा, मोर पोलर, मोर पोलर यानी डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा, और ये बॉन्ड क्या होगा, लेस पोलर यानी डेल्टा पॉजिटिव कम। तब एक बात बताओ, अगर न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है, ये किस केस में है, एल्काइल हैलाइड के केस में ये होगा, और एराइल हैलाइड के केस में ये होगा। अब अगर न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है, ठीक है, अगर हमें न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है तो न्यूक्लियोफाइल कहां पे अटैक करेगा, इस पे अटैक करेगा, ज्यादा पॉजिटिव चार्ज पे कि कम पॉजिटिव चार्ज पे? ऑब्वियसली किस पे अटैक करेगा, ज्यादा पॉजिटिव चार्ज पे। इसीलिए न्यूक्लियोफाइल यहां पे अटैक इजीली करेगा और यहां पर नहीं करेगा। तो लिख लो, मोर पोलर पता कैसे चलता है, मोर डाइपोल मोमेंट, लेस पोलर लेस डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो लिख लो कि इन एल्काइल हैलाइड कार्बन हेलोजन बॉन्ड इज मोर पोलर। तो एक बात और है कि जितना ज्यादा पोलर होगा ब्रेक भी उतने ही इजीली होगा। ब्रैकेट में लिख लो कि जितना ज्यादा पोलर बॉन्ड वो उतना ही इजीली ब्रेक होगा। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। सो न्यूक्लियोफाइल will have more tendency to attack on sp3 hybridized carbon, and it will have less tendency to attack on sp2 hybridized carbon. ठीक, तो दो रीजन हो गए। पहला कौन सा, पहले वाले में स्ट्रॉन्गर बॉन्ड था, शॉर्टर बॉन्ड था। अगर शॉर्टर बॉन्ड नहीं लिखाया था मैंने sp2 वाले में, तो उसके नीचे लिख लेना शॉर्टर बॉन्ड। और दूसरे वाले में क्या होगा, लॉन्गर बॉन्ड। लॉन्गर बॉन्ड मतलब वीकर बॉन्ड। sp3 वाले में वीकर बॉन्ड, इसमें शॉर्टर बॉन्ड यानी स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। तीसरा रेजोनेंस।
अब देखो भाई ये है, इसका रेजोनेंस कराओगे, कोई भी हेलोजन लगा दो, ये देखो ये बनेगा, फिर ये अपना घूमता रहेगा। तो इसका जो हाइब्रिड बनाओगे वो कैसा बनाओगे, ये देखो ये बनाओगे हाइब्रिड, ठीक है। तो इसीलिए इसमें हल्का सा क्या आ जाएगा, स्लाइड डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस, स्लाइड डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस, एराइल हैलाइड में भी और विनाइल हैलाइड में भी। ये देखो ये देखो इसमें आ गया डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ये देखो इसमें क्या आ गया, स्लाइड डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ठीक है, स्लाइड क्या आ गया, डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ठीक, और इसमें देख लो एल्काइल हैलाइड में, यहां पे तो लोन पेयर सिंगल सिंगल, तो नो रेजोनेंस। और एलाइन में भी देख लो, नो रेजोनेंस। ठीक, तो देखो रीजन कौन कौन से हो गए, पहला sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, तो शॉर्टर बॉन्ड लेंथ, शॉर्टर एंड स्ट्रॉन्गर। दूसरा sp2 है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा कार्बन की, तो डाइपोल मोमेंट यानी पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड कम। तीसरा रेजोनेंस की वजह से क्या आ जाता है, स्लाइड डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो ये तीन रीजन होते हैं, जिसमें पहला रीजन क्या है, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। दूसरा रीजन क्या है कि डेल्टा पॉजिटिव कम हो जाएगा। तीसरा रीजन क्या है कि तीसरा रीजन क्या है, रेजोनेंस की वजह से क्या आ जाएगा, स्लाइड डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ठीक, तो अब फिर से वीडियो पॉज करो, जितना पढ़ाया उसको रिवाइज करो। अब हेडिंग डालो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एराइल हैलाइड। अच्छा वो तो पढ़ ही रहे थे, एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। पहला, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्कूल, स्कूल मतलब बोर्ड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी एग्जाम हो। देखो, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल बाय डोज प्रोसेस, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल इज बाय डोज प्रोसेस। ठीक, अब देखो ये है, इसकी एक्वच NaOH से करा दो, तो ये है, तो ये इस पे अटैक करके ये रिएक्शन तो होगी नहीं, ये होती ही नहीं। ठीक है, तो अब कैसे करी जाए, तो लिख लो नो रिएक्शन, लेकिन हमें चाहिए फिनॉल, तो लिखो इसलिए हमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जबरदस्ती करवानी पड़ेगी। इसलिए हमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जबरदस्ती करवानी पड़ेगी।
तो जबरदस्ती कराने का क्या तरीका है? तो देखो जबरदस्ती कैसे कराएंगे, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर देकर, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर देकर, ठीक है। तो ऐसे तो देखो होगी नहीं भाई ये रिएक्शन, तो अब इसको हमें क्या कराना पड़ेगा, जबरदस्ती। तो जबरदस्ती अब हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, इसका टेम्परेचर प्रेशर आपने याद करना है क्योंकि ये बोर्ड में आएगा 623 केल्विन, ठीक है। और 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर, 300 एटमॉस्फेयर समझ लो बहुत हाई प्रेशर होता है। और फिर ये 1-2 करके लिखोगे डाइल्यूट HCl, तो क्या बन जाएगा, फिनॉल। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड, रटने वाली रिएक्शन है। मतलब कितनी जबरदस्ती करा लो, सोचो तुम, टेम्परेचर तो चलो ठीक है, लेकिन 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर, 3 हाई प्रेशर करना मतलब बहुत जबरदस्ती रिएक्शन कराना। 20-30 एटमॉस्फेयर प्रेशर भी बहुत ज्यादा होता है, फटेगा तो मतलब पूरा आप समझिए 50 एटमॉस्फेयर प्रेशर का अगर सिलेंडर फट गया तो आपका पूरा 1000-2000 स्क्वायर फुट पूरा ले उड़ेगा, पूरी बिल्डिंग, मतलब 1000-2000 स्क्वायर फीट का तो पूरा एरिया साफ कर देगा 100 ATM प्रेशर अगर फट गया तो। 300 ATM प्रेशर वेरी डेंजरस, ठीक है। तो ये हो जा रहा है, तो पहले तो रट लो। अब इसमें डाइल्यूट HCl की जरूरत क्या है, देखो पहले क्या होगा, अब जबरदस्ती करा रहे हो, अपने मन से तो हो नहीं रही रिएक्शन, जबरदस्ती उसको मार मार के करा रहे हो। जैसे भाई एक होता बच्चा अपने मन से पढ़ने वाला और एक जबरदस्ती पढ़ने वाला, तो अब इतना मारोगे उसको, इतना मारोगे तो क्या करेगा बेटा। अब यहाँ पे आप पिस्तौल ही रख दो कि पढ़ोगे, वरना जान से ही मार दूंगा, तो बेटा पढ़ेगा फिर वो। ये देखो, तो पहले क्या होगा, फिनॉल बनेगा, पहले क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा कैसे भी करके। फिनॉल बन तो गया, लेकिन फिनॉल याद करो NaOH के साथ रिएक्शन कर लेता था, ये एसिड है ये बेस है, तो फिनॉल नहीं बन के क्या बन जाएगा, देखो ये फिनॉक्साइड। तो पहले स्टेप में ये बनेगा, इस रिएक्शन से ये बनेगा, लेकिन हमें चाहिए ये, तो हम इसमें क्या डाल देंगे, डाइल्यूट HCl। डाइल्यूट HCl डालेंगे तो क्या दे देगा, H+, तो फिर ये एसिड फिर से H+ इसके साथ रिएक्शन करके ये बना लेगा प्लस NaCl। तो ये रिएक्शन आपकी बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डोज प्रोसेस फॉर प्रिपरेशन ऑफ एनिलीन, ठीक है। दूसरा, फॉर्मेशन ऑफ एनिलीन। फॉर्मेशन ऑफ एनिलीन, ये देखो, इससे हमें ये बनाना है, तो हमने क्या ले लिया, ये न्यूक्लियोफाइल ले लिया, अमोनिया। अमोनिया इज अ न्यूक्लियोफाइल, तो ये देखो, ये जाना चाहिए, हटना चाहिए, लेकिन ये रिएक्शन होगी ही नहीं, नॉट पॉसिबल। देखो नॉट पॉसिबल, क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये क्या है भाई, अभी बताया था एराइल हैलाइड है। एराइल हैलाइड डज नॉट गिव रिएक्शंस इज, एराइल हैलाइड डज नॉट गिव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इजीली। ठीक है, तो अब क्या करोगे, करवानी है तो देखो मेहनत करनी पड़ेगी, तो फिर देखो जबरदस्ती करवानी पड़ेगी। तो देखो कॉपर 1 स्टेट में लिया, ये क्या है, कैटलिस्ट। अब जबरदस्ती कैसे कराओगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, आपको बताइए, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, तो हाई टेम्परेचर लोगे और इसमें देखो 60 ATM प्रेशर लोगे। इसका प्रेशर याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपने ये बोलना हाई प्रेशर, तो देखो रिएक्शन हो जाएगी, ये बन जाएगा एनिलीन, ये आएगा ये हट जाएगा, ठीक, प्लस Cu2Cl2, ये +1 में आएगा, प्लस वाटर, यहां से H यहां से बनी जाएगी, ठीक। फिर लिखो तीसरा, फॉर्मेशन ऑफ फिनाइल साइनाइड। फॉर्मेशन ऑफ फिनाइल साइनाइड,
ठीक, अब देखो फिनाइल साइनाइड बनाना था, तो तुमने क्या ले लिया, KCl। तुमने क्या सोचा, ये आएगा, ये निकलेगा, ये बन जाएगा, लेकिन फिर से वही बात, मैं क्या लिखूंगा, ये रिएक्शन नहीं होती, लिख लो। देखो, सो दिस रिएक्शन इज अकम्प्लिश्ड बाय, देखो KCl ले लो प्लस कॉपर लेना +1 स्टेट में कैटलिस्ट, ठीक है। तो तुम इसको CuCN भी ले सकते हो इसकी जगह, ठीक है, या फिर ये दोनों मिलके कॉम्प्लेक्स बना लेंगे K3CuCN4, ठीक। ये क्या आ जाएगा, Cl, ठीक है। और यहां पर क्या लोगे, पेरिडीन, इसको हीट करोगे, ठीक, प्लस क्या बन जाएगा, Cu यहां से और यहां से Cl, ये क्या है, फिनाइल साइनाइड, फिनाइल साइनाइड, या फिर इसको क्या बोलोगे, बेंजो नाइट्राइड। ठीक, अब देखो, अब लिखो कि एराइल हैलाइड डज नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एराइल हैलाइड डज नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन by SN1 or SN2। They undergo nucleophilic substitution reaction by different mechanisms। तो क्वेश्चन ये है कि सर ऐसा क्यों, पहली बात, SN1 SN2 से क्यों नहीं करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर SN1 SN2 से नहीं करते हैं तो फिर किस तरह से करते हैं, ठीक। तो अब ये हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि अब अगर मैं उठाऊंगा तो मुझे 1 घंटा स्ट्रेट चाहिए, उसके बीच में ब्रेक नहीं ले सकता मैं, ठीक है। तो अब वीडियो ऑलरेडी मुझे लगता है कि 1 घंटे तक का तो बन ही गया होगा अब तक, तो 1 और घंटा बनाऊंगा तो फिर बहुत दिक्कत होगी। तो जितना भी देर का बना है इतना ही रखता हूँ, यहीं तक रखता हूँ। इस चैप्टर के मैं लेक्चर देख लो, एक लेक्चर बचा है एक और, उसमें ये पार्ट खत्म हो जाएगा, एराइल हैलाइड, ये करा दूंगा, इसकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और प्रिपरेशन 1.25 घंटे लगता है। फिर हम करेंगे क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें 3 रिएक्शन आएंगी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। पहली हेलोफॉर्म रिएक्शन, हेलोफॉर्म रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। दूसरी रीमर टीमन रिएक्शन, रीमर टीमन रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट। कार्बिल-अमीन रिएक्शन इंपॉर्टेंट, या वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये 3 रिएक्शन हमें मेन क्लोरोफॉर्म में पढ़नी है। इसके अलावा क्लोरोफॉर्म के कुछ फालतू रिएक्शन भी पढ़नी है, जो कि नीट में एक रिएक्शन ऑलमोस्ट इसकी पूछी जा चुकी है, ठीक है। और ये 3 रिएक्शन तो नहीं, बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट। तो हमारा एक लेक्चर लगेगा किसमें, आज जो कराया एराइल हैलाइड, इसको कंप्लीट करने में, और 2 लेक्चर लगेंगे किसमें, क्लोरोफॉर्म में। तो 3 लेक्चर बाद आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ये फिनिश हो गया तो मतलब आप समझिए कि हमारा 65% ऑर्गेनिक हो गई। 65% ऑर्गेनिक टू 65 तो मैं बोल ही सकता हूँ, क्योंकि आगे का हम देखो करते जा रहे हैं। अब ये हेलोफॉर्म रिएक्शन, ये एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन है। रीमर टीमन रिएक्शन, ये फिनॉल की रिएक्शन है। कार्बिल-अमीन रिएक्शन, ये एमीन्स की रिएक्शन है जो लास्ट चैप्टर है। तो इस तरह से करके हम ये जो कराएंगे आपको, मतलब मैं जो कराऊंगा आपको, हम ये जो करेंगे आगे का क्या होगा, अल्कोहल हम आधे से ज्यादा पढ़ चुके हैं, बात ये।
अल्कोहल की हमने बहुत सारी कर ली रिएक्शन, देखो डी एडिशन ऑफ अल्कोहल कर लिया, अल्कोहल की हमने ईथर की HI के साथ रिएक्शन कर ली, पिनाकोल पिनाकोलोन कर लिया, चौथा हमने एडिशन ऑफ वाटर टू प्रोड्यूस अल्कोहल कर लिया, पांचवा हम ये रीमा टीमन कर लेंगे। तो अल्कोहल की जितनी मेजर रिएक्शन है ऑलमोस्ट हमारी इस चैप्टर के एंड तक खत्म हो जाएंगी। लुकास रिएजेंट वाला टेस्ट कर लिया देखो, तो इसलिए जब अल्कोहल होगा तो वो जल्दी होगा एज कंपेयर टू दिस, और फिर अल्कोहल के बाद क्या होगा, आपके चैप्टर छोटे हो जाते हैं, बहुत छोटे हो जाते हैं। अब ये मान लीजिए एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, ये दो चैप्टर मिलाकर जितना बड़ा ये चैप्टर है इतना टाइम लगेगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए इसमें 12 लेक्चर लगे हैं सपोज, देखो लेक्चर्स कम होते जाएंगे। हाइड्रोकार्बन में मुझे उम्मीद है कि 15 से 18 लेक्चर लगे थे, इसमें सपोज 12 से 15 लेक्चर लगेंगे असाइनमेंट मिलाकर, डिस्कशन मिलाकर, फिर इसके 2-3 टेस्ट होंगे। अल्कोहल में लगेंगे 8 से 10 लेक्चर, वो भी तब अगर मैं पूरा रिवाइज कराऊं अल्कोहल। एल्डिहाइड कीटोन में 6 से 8, कार्बोक्सिलिक एसिड में 4 से 5, 4 से 6 कर लो, और एमाइंस में 5 के आसपास, बस हो गया, ठीक है। ठीक है, पूरा रिवाइज करिए, थैंक यू। असाइनमेंट करिए, हाँ असाइनमेंट भी करिए। असाइनमेंट अब आपने जो आपका पार्ट 1 है वो आपने पूरा कर लेना चाहिए। मैं असाइनमेंट फिर से भेज दूंगा, पार्ट 1 कर लीजिए। मैं ये करा के क्लोरोफॉर्म शुरू करने के पहले पार्ट 1 के डाउट्स करा दूंगा सारे, ठीक है। थैंक यू।